कहानी उस पढ़ी लिखी प्रेमिका की है जिसने 5वीं फेल प्रेमी के लिए अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर चुकी थी। तभी 11 महीने का एक बच्चा रोने लगा। शबनम ने सलीम को फोन करके बुलाना चाहा। सलीम बोला, मैं नहीं आऊंगा, तुम मार दो। शबनम ने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। शबनम ने ये 7वां खून कर दिया था। यह कहानी यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की है। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़ों ने 7 जिंदगियां छीन ली थी। घटना इतनी विभत्स थी कि तत्कालीन सीएम मायावती को सूचना मिलते ही अमरोहा जाना पड़ा। आज की कहानी शबनम और उसके प्रेमी सलीम की है, तो आइए शुरू करते हैं। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वह कॉलेज में लेक्चरार थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ी तो वह उनके पास आ जाता। शबनम का एक बड़ा भाई इंजीनियर और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से एमए कर चुकी थी। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। तभी शबनम को प्यार हो जाता है। शबनम को बावनखेड़ा गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगी। फिजिकल रिलेशन बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत दिनों तक नहीं हुआ। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी ऐतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की पूरी कोशिश की। सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया कि वह सलीम को भूल जाए। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है। इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे हो वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। शबनम के घर पर उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया था। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उनका दम घुटने लगा और मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आता है। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत अली के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों पर। भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरी साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम मार दो। शबनम ने 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी, इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गईं। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही 5 लाख का चेक देने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूंकि उन्हें शबनम पर शक था, तो उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तब मुआवजा दिया जाएगा। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की।
ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता को यही पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहली ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी। दीवार प्लास्टर की थी। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का कोई भी माध्यम नहीं था। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते? इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। आरसी गुप्ता सलीम को पूछताछ करने के लिए उठाने वाले ही थे कि खबर मिली। उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वह पहले हत्या में शामिल होने से मना कर रही थी। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिसमें पता चला हत्या के 5 मिनट पहले और हत्या के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की गई। ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई। जज एसएस हुसैनी ने कहा, इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया है उस तरह मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम अपने सारे कानूनी दांव पेच आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी के गवर्नर आनंदी पटेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफी हैं जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उसकी मां के गांव लेकर नहीं गए हैं। बावनखेड़ी तो दूर, अमरोहा तक नहीं लेकर गए हैं। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बावनखेड़ा गांव बिल्कुल बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ी बल्कि आसपास के 4-5 गांवों में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया है। तो यह थी शबनम और सलीम की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कहानी सुनने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।